नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेता में आप सबका स्वागत करता हूं। आज ग्रामर सीरीज में हम लोग हिंदी व्याकरण देखेंगे एंड द टॉपिक विल बी समास। हिंदी व्याकरण में समास इस टॉपिक को पूरा इन डेप्थ जाके पढ़ाऊंगा, कितने भेद होते हैं वो भी बताऊंगा और हर एक भेद को एक्सप्लेन जरूर करने वाला हूँ। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानना है, समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जानते हुए कि समास शब्द होते क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म समास। डेफिनेशन बहुत इजी है, ध्यान लीजिएगा। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण यानी कि कंपाउंडेड फॉर्म। समास इज नथिंग बट द कंपाउंडेड फॉर्म। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा सा रूप, छोटा सा रूप ऑफ एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब डेफिनेशन यहाँ पे ये कह रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा शब्द मिलाकर एक नया शब्द और एक छोटा शब्द जो बनता है उसी शब्द को हम लोग जो है वो समास कहते हैं। एंड दैट छोटा सा शब्द शुड ऑल्सो हैव अ मीनिंग। यहाँ पे वही दिया है, देखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो को हम लोग समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो से ज्यादा शब्दों से मिलके जो एक नया सा वर्ड बनता है और छोटा वर्ड बनता है जिसका मीनिंग होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म दैट इज समास। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब सामासिक शब्द, कंपाउंड वर्ड क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले समास के नियमों में से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ समास जो शब्द तैयार होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलके जब एक नया छोटा सा वर्ड बनता है तो वो समास है। तो ये जो रूल्स है, इस रूल्स के हिसाब से जो वर्ड बनने वाला है उस वर्ड को हम लोग सामासिक शब्द कहेंगे, या फिर उसका एक और नाम है दैट इज समस्त पद। सामासिक शब्द या फिर समस्त पद इज नथिंग बट दी कंपाउंड वर्ड। जो समास का शब्द है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सामासिक शब्द या फिर समस्त पद। इट दैट क्लियर फॉर यू? आगे, समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं ना। सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय दिस, विभक्तियों के चिन्ह और ये गायब हो जाते हैं मतलब क्या होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि रसोई के लिए घर इज नथिंग बट रसोई घर। ठीक है, आप देखो, रसोई के लिए घर ये एक फ्रेज है जिसका कंपाउंडेड वर्ड छोटा सा फॉर्म इज रसोई घर। तो रसोई घर आपका यहाँ पे क्या हो गया, सामासिक शब्द या फिर समस्त पद हो गया। बट जब आप ये फ्रेज को पढ़ोगे रसोई के लिए घर, तो ये जो के लिए था, दिस के लिए वॉज नथिंग बट विभक्ति। यहाँ पर भी जो के लिए है ये विभक्ति है, यहाँ पे जो और है वो विभक्ति है, यहाँ पे जो का है वो विभक्ति है। यानी कि जब समस्त पद बनता है, जब सामासिक शब्द बनता है तो ये विभक्ति क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो बनता है राजा का पुत्र इज राजपुत्र, नीला कमल, नीला और कमल इज नील कमल, हाथों के लिए कड़ी इज हथकड़ी, रसोई के लिए घर इज रसोई घर। इज दैट क्लियर फॉर यू? आपको समझ में आ गया समस्त पद सामासिक शब्द क्या होता है। नेक्स्ट चीज जो हमें जाननी चाहिए दैट इज पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि प्री कंपाउंड एंड पोस्ट कंपाउंड वर्ड। सबसे पहले समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, जो समास शब्द होते हैं उसको हम लोग यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू वर्ड्स में। ठीक है, दो पद होते हैं, उसके दो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, दो कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी होता है या फिर जो सबसे पहला टाइप ऑफ वर्ड जो होता है, जो पहले आता है दैट इज पूर्व पद, और जो बाद में आता है दैट इज उत्तर पद। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग समस्त पद कहते हैं। यानी कि पूर्व पद प्लस उत्तर पद इज नथिंग बट दी समस्त पद, जो हमने अभी देखा। समस्त पद जैसे रसोई के लिए घर इज रसोई घर, तो रसोई और घर ये एक पूर्व पद है रसोई, और घर जो है वो उत्तर पद है। आगे देखो, यहाँ पे दिया है उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे पूजा घर, ये समस्त पद है। ठीक है, समस्त पद यानी कि समास शब्द है ये पूजा घर। अब इसमें पूजा जो है वो पूर्व पद है और घर जो है वो उत्तर पद है। इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे, राजपुत्र ये समस्त पद है जिसमें जो राजा है वो पूर्व पद है और पुत्र जो है वो उत्तर पद है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नई चीज आपको दी गई है। पूजा के लिए घर इज समास विग्रह, यानी कि पूजा घर का फ्रेज वाला फॉर्म विच इज पूजा के लिए घर को हम लोग समास विग्रह कहेंगे। एंड समास विग्रह को अगर समझना है तो समास विग्रह इज नथिंग बट द एक्सपांडेड फॉर्म। कंपाउंडेड फॉर्म इज समास एंड एक्सपांडेड फॉर्म इज समास विग्रह। इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे, राजपुत्र का समास विग्रह क्या है, राजा का पुत्र। इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे आपको पता चलेगा डिटेल में कि समास विग्रह होता क्या, बट इनिशियली आपको यह पता चल गया है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, और यही पूर्व पद प्लस उत्तर पद जब आप करोगे तब जाके जो है वो समस्त पद बनता है। इतना आपको जानना है।
अब बारी है जहां पर हमें जानना है समास विग्रह होता क्या है। समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करने के लिए समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसमें समास विग्रह कहते हैं, उसे समास विग्रह कहते हैं। अब जो समासिक शब्द है जिसमें दो शब्दों को हम लोग ज्वाइन करके, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद को ज्वाइन करके एक सामासिक शब्द बनाते हैं, उन दो वर्ड्स के बीच में अगर हमें रिलेशन दिखाना है तो वो जो रिलेशन दिखाने की चीज है, वो जो एक्सपांडेड फॉर्म है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समास विग्रह। ठीक है, जैसे कि माता और पिता, ठीक है, ये माता पिता इज द सामासिक शब्द, ठीक है, बट इसको एक्सपांड करना है, रिलेशन बताना है दो शब्द के बारे में, पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में, तो माता और पिता, तो ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज नथिंग बट दी समास विग्रह, एक्सपांडेड फॉर्म। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी क्या, राजा का पुत्र, इसमें राजा और पुत्र ये पूर्व पद और उत्तर पद है, इनके बीच में रिलेशन बताने के लिए हमने क्या ऐड किया, राजा का पुत्र, और ये पूरा का पूरा टर्म इज नथिंग बट दी समास विग्रह। समझ में आ गया, जब भी समास विग्रह करोगे तो समासिक शब्द जो है उसको आप ब्रेक डाउन कर रहे हो और उसके बीच में कुछ टर्म्स ला रहे हो जो कि उन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। अब देखो जो समास है उसके टोटल 6 टाइप्स होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, अब देखो, अव्ययीभाव समास सबसे पहला भेद, सेकंड इज तत्पुरुष समास सेकंड वाला, कर्मधारय समास थर्ड वाला, द्विगु समास इज फोर्थ टाइप, द्वंद्व समास इज फिफ्थ टाइप, और बहुब्रीहि समास इज योर सिक्स्थ टाइप। ये 6 के 6 टाइप्स हम लोग इन डिटेल में जानेंगे, वीडियो में आगे बनते रहिएगा। सबसे पहले टाइप की अगर बात करें विच इज अव्ययीभाव समास, क्या कहता है अव्ययीभाव समास, जानते हैं, जिस समास के पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययीभाव उसे अव्ययीभाव समास हमें उसे कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे सामासिक शब्द है, फिर ऐसे समास जिसका पूर्व पद जो पहले आता है प्री कंपाउंड, वो क्या होना चाहिए, आपका अव्यय होना चाहिए या फिर वो एक उपसर्ग होना चाहिए। ठीक है, मैं एडिशनल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि वो एक उपसर्ग होना चाहिए या फिर वो अव्यय होना चाहिए, तो उन समास को हम लोग जो है वो कहेंगे अव्ययीभाव समास। और ये जो अव्ययीभाव समास है इसको हम लोग वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये क्रिया विशेषण का काम करता है किसी भी सेंटेंस में, कौन, अव्ययीभाव समास। और अव्ययीभाव समास होता क्या है, ऐसे समास जिसका पूर्व पद प्री कंपाउंड अव्यय रहना चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय अव्यय, अव्यय यानी कि ऐसे वर्ड्स जो काल, वचन, लिंग, इनके वजह से जिसका रूप चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे मैं बताता हूं, या फिर जो उपसर्ग है वो भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले, जैसे कि यथास्थान, तो यहाँ पे जो यथा है पूर्व पद क्या है आपका, अव्यय रहना चाहिए, यथा यानी कि अनुसार। अब इस यथा का ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है लिंग के अकॉर्डिंग, रूप के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग, कारक के अकॉर्डिंग या फिर वचन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया, तो ये ऐसे वाले जो अव्यय है उनको हम लोग अव्ययीभाव, ऐसे वाले जो सामासिक शब्द है उनको हम लोग अव्ययीभाव समास कहने वाले हैं। आजीवन, तो आ इज आपका उपसर्ग, तो जीवन भर, जीवन भर में जो भर है दैट इज द अव्यय जिसका रूप चेंज नहीं हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। प्रतिदिन में जो प्रति वर्ड है दैट इज आपका उपसर्ग या फिर अव्यय आप कह सकते हो। यथास्थान में अगेन यथा, भर पेट में अगेन भर, भर पेट यानी कि पेट भरकर, यथा समय यानी कि समय के अनुसार, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, हर एक दिन, तो प्रत्येक यहाँ पे जो है अव्यय आपका जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। खूबसूरत, खूब यानी कि अच्छी सूरत वाली, ठीक है, खूब यानी कि अच्छी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो ये जो है खूब, भर, यथा, प्रति, आ, यथा, ये सारे के सारे आपके अव्यय है जो पूर्व पद के फॉर्म में बैठे हुए हैं, और इन समस्त पदों को, इन टाइप्स के समस्त पदों को हम लोग अव्ययीभाव समास या फिर अव्ययीभाव समास पद बोलने वाले हैं। जो नेक्स्ट टाइप है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है दैट इज तत्पुरुष समास। ना व्हाट डू वी मीन बाय तत्पुरुष समास में बताता हूं, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उन समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहने वाले हैं। अब देखो, ऐसे सामासिक शब्द जिसमें उनका जो उत्तर पद है वो प्रधान हो, उत्तर पद यानी कि जो पोस्ट कंपाउंड है वो प्रधान हो और प्री कंपाउंड गौण हो, गौण हो। अब प्रधान और गौण क्या होता है मैं बताता हूं। प्रधान यानी कि मुख्य, यानी कि मेन वर्ड, मेन कैरेक्टर इन दैट कंपाउंडेड फॉर्म। जो कंपाउंडेड फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं समास, जैसे कि राजपुत्र, ठीक है, तो राजपुत्र इज कंपाउंडेड फॉर्म, उसमें राज इज सबसे पहला प्री कंपाउंड एंड पोस्ट कंपाउंड इज पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र। तो ये जो मेन चीज है, प्रधान है, वो यहाँ पे तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद
रहने वाला है, यानी कि जितने भी उत्तर पद है वो आपके मेन कैरेक्टर, मेन कंपाउंड, मेन कैरेक्टर यानी कि मेन चीज रहने वाला है, और जो गौन है उसको सपोर्टिंग थिंग, सपोर्टिंग कैरेक्टर या फिर सपोर्टिंग जो चीज है वो आपका गौन रहने वाला है, यानी कि पहले सपोर्टिंग चीज है उसके बाद मेन चीज आने वाला है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट दी तत्पुरुष समास, और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए बीच में कुछ वर्ड्स का यूज किया जाने वाला है, एंड दोज वर्ड्स आर नथिंग बट दी परसर्ग। यहां पे दिया उन्होंने कि दोनों पदों के बीच में परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह जो होते हैं, का, के, की, से, द्वारा, के लिए वगैरह, में, ये सारे चीज जो है वो आपके परसर्ग के अंडर आने वाले, और इन्हीं कारक चिन्हों के अकॉर्डिंग यानी कि इन्हीं परसर्ग के चिन्ह के अकॉर्डिंगली तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म में आपका जो परसर्ग यूज होने वाला है दैट इज को, जैसे कि मतदाता, मत को देने वाला, गिरहकट, गिरह को काटने वाला। इन 2 एग्जाम्पल को मैं ध्यान से देखता हूं तो मत को देने वाला, अब ये तो देने वाला है, देने वाला इंसान इज द मेन कैरेक्टर इन मतदाता, समझ में आ गया। वो क्या देता है, वो मत देता है, बट जो देने वाला है ही इज मेन कैरेक्टर, इसीलिए ये आपका प्रधान हो गया। इसका उत्तर पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, और इसका पूर्व पद जो मत है आपका गौन हो गया। सिमिलरली गिरहकट, गिरह को काटने वाला, काटने वाला इंसान अगेन मेन है यहाँ पे इस कंपाउंडेड वर्ड में, वो प्रधान हो गया, और गिरह इज आपका यहाँ पे गौन। सेकेंड जो टाइप आता है दैट इज करण तत्पुरुष, जहाँ पे जो चिन्ह यूज होने वाला है दोनों पूर्व पद और पोस्ट यानी कि उत्तर पद के बीच में दैट इज से, ठीक है। जो परसर्ग यूज होने वाला है दैट इज से। जन्मदाता या फिर जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुण से हीन, गुणों से हीन। तो यहाँ पे उत्पन्न, मांगा, हीन, ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके प्रधान शब्द के, जहां पर जन्म, मुंह और गुण जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो गौण होने वाले हैं। समझ में आ गया आपको। और इन दोनों के बीच में हमने से का यूज किया है, इसलिए ये करण तत्पुरुष हो गया है। तत्पुरुष समाज में थर्ड टाइप की बात करें तो दैट इज संप्रदान तत्पुरुष, जहां पर संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी कि संप्रदान कारक विच इज के लिए का यूज किया जाता है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। यहाँ पे कड़ी, आग्रह और भूमि आर द मेन कैरेक्टर्स, आर द मेन थिंग्स इन दिस कंपाउंडेड वर्ड, इसलिए वो प्रधान शब्द है। और ये जो हाथ, सत्य, युद्ध इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो गौण शब्द हो गए। इसके बीच में हम लोग ने के लिए यानी कि संप्रदान जो कारक चिन्ह है उसका यूज किया, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष हो चुका है। सिमिलरली फोर्थ टाइप की बात करें तो अपादान तत्पुरुष, जहां पर अपादान कारक से जो है, अपादक कारक जो चिन्ह है से, उसका यूज किया है। धनहीन यानी कि धन से हीन। भयभीत यानी कि भय से भीत। जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा। यहाँ पे अंधा, भीत और हीन आर द मेन कैरेक्टर्स, फिर मेन थिंग्स, फिर मेन वर्ड्स इन दिस कंपाउंडेड वर्ड, इसलिए ये सारे प्रधान है, प्रधान शब्द उत्तर पद में है। और ये आपका अपादान तत्पुरुष हो गया, वाई बिकॉज से आपने यहाँ पे बीच में यूज किया। सिमिलरली फिफ्थ टाइप की बात करें तत्पुरुष समास में तो फिफ्थ इज संबंध तत्पुरुष, जहां पर संबंध कारक चिन्ह विचार का, के और की, ये तीनों संबंध कारक चिन्ह है। इन 3 चिन्हों को यूज करके जो समास शब्द आप बनाते हो, समास विग्रह करते हो, उन समास शब्दों को संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगेन रत्न, चर्या, सागर मेन कैरेक्टर्स इन दिस कंपाउंडेड वर्ड, प्रधान शब्द उत्तर पद में है, और प्रेम, दिन और भारत ये गौण है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो लास्ट टाइप है तत्पुरुष समास में दैट इज अधिकरण तत्पुरुष, जहां पे में या पर इस चिन्ह का, इन चिन्ह का जो है वो यूज किया जाता है। नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास यानी कि खुद पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। यहाँ पे हमने में और पर ये जो है अधिकरण कारक चिन्ह इनको यूज किया है, इसलिए ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो चुका है। इज दैट क्लियर फॉर यू? थर्ड टाइप जो है समास का दैट इज कर्मधारय समास। व्हाट डू वी मीन बाय कर्मधारय समास? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो,
ठीक है। विशेषण इज जो चीज विशेषता बताती है, और जिसकी विशेषता बताती है दैट वर्ड इज विशेष्य। यानी कि यहाँ पर पूर्व पद यानी कि प्री कंपाउंड आपका विशेषण रहने वाला है। सबसे पहले विशेषण बताएगा, और जिस चीज की विशेषता बता रही है वो विशेष्य बाद में आने वाला है उत्तर पद में। एग्जाम्पल देखिएगा, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अब काली मिर्च में मिर्च आपका विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताने के लिए आपने बताया वो काली है। क्या है वो? काली है, ठीक है। काली है जो मिर्च, उसे हम लोग काली मिर्च कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे समासिक शब्द जिसमें विशेषण और विशेष्य का कॉम्बिनेशन किया जा रहा है उनमें उसको हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। और विशेषण और विशेष्य के कॉम्बिनेशन में प्री कंपाउंड यानी कि पूर्व पद विशेषण आना चाहिए, उत्तर पद विशेष्य रहना चाहिए। आगे, नील कमल, नीला है जो कमल। अब कमल की बात कर रहे हैं जो कि नीला है, तो कमल आपका विशेष्य हो गया, नीला उसकी विशेषता हो गई। पीतांबर, पित्त या फिर पीला है जो अंबर। अब अंबर की बात हो रही है जो कि पीला है, तो पीला पीतांबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, ठीक है, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली। सद्गुण, गुण जो सद है, ठीक है, गुण जो सद है। मुख जो चंद्र के समान है, इस चंद्रमुख। गुण जो सद है वो सदगुण। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो सबसे पहले विशेषण प्लस विशेष्य, इस कॉम्बिनेशन ऑफ समासिक शब्द को हम लोग कर्मधारय समास कहने वाले हैं। फोर्थ टाइप की बात करें तो द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास हम लोग कहने वाले हैं। ऐसे समासिक शब्द जिसमें जो पूर्व पद है, प्री कंपाउंड है, वो संख्यावाचक शब्द यानी कि जिसमें नंबर्स यूजुअली दिए गए होते हैं, जैसे कि नवरत्न, 9 रत्नों वाली, 9 रत्नों का समूह। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह, 7 दीपों का समूह। यहाँ पे नंबर्स है, ये सारे संख्यावाचक चीजें हैं, संख्यावाचक शब्द है। तो ऐसे समासिक शब्द जिसमें सबसे पहला पूर्व पद समासिक शब्द, पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक शब्द आता है, तो हम लोग उसको द्विगु समास कहने वाले हैं। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। इन द सिमिलर वे जो भी समासिक शब्द जिसमें पूर्व पद जैसे कि नवरत्न, सप्तदीप, त्रिभुवन, सतमंजिल, जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक शब्द आते हैं, तो यू गाइस कैन आइडेंटिफाई दैट इज द्विगु समास। फिफ्थ टाइप इज द्वंद्व समास। व्हाट डू वी मीन बाय द्वंद्व समास? अभी मैं बताता हूं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास एक ऐसे सामासिक शब्द है जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों भी प्रधान हो, यानी कि दोनों भी मेन कैरेक्टर्स है, मुख्य कैरेक्टर्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इन दो मेन कैरेक्टर्स के बीच में संयोजक शब्द यानी कि कॉम्बिनेशन करने वाला शब्द, जो कि इंग्लिश में होता है एंड और हिंदी में होता है और, इसका जो है वो मदद लेने वाले हैं। जैसे कि माता पिता एक सामासिक शब्द है जिसमें माता और पिता ये दोनों के दोनों मेन कैरेक्टर्स है, और इनके रिलेशन बताने के लिए हमने बीच में और लगाया है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। राम, भगवान राम भी मतलब मेन कैरेक्टर है इस वर्ड में, और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर मेन कैरेक्टर है, इसलिए राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन, भाई भी यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, प्रधान है, बहन भी मेन कैरेक्टर है, प्रधान है। फिर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों आपके प्रधान हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। ठीक है, यहाँ पे दोनों मेन कैरेक्टर्स है जिनके इंडिविजुअल अर्थ है, जिनकी इंडिविजुअल मतलब क्या बोल सकते हो आप, इंपॉर्टेंस है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है। ऐसे दो शब्दों को जब आप कंबाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ और, उन शब्दों को हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास। इज दैट क्लियर फॉर यू? जो लास्ट भेद है समास का, दैट इज बहुब्रीहि समास। अब ये बहुब्रीहि समास क्या कहता है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे का अर्थ का बोध होता है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि बहुब्रीहि समास में जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है उनके मदद से किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में हमें पता चल रहा है, या फिर किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं, तो उन समास शब्द को हम लोग बहुब्रीहि समास कहने वाले है। जैसे कि महात्मा। नाउ महात्मा इज अ सामासिक शब्द जो जिसका समास वगैरह करोगे तो पता चलेगा महान आत्मा है जिसकी, महान आत्मा है जिसकी,
अर्थात ऊंची आत्मा वाला। अब ये ऊंची आत्मा वाला जो पर्सन है, ही इज द थर्ड पर्सन जिसके बारे में इनडायरेक्टली बात हो रही है जब आप इसका मीनिंग निकालोगे। महात्मा यानी महान आत्मा है जिसकी, समझ में आ गया, महान आत्मा है जिसकी, इससे किसी थर्ड पर्सन के बारे में पता चल रहा है, इसीलिए आपका ये बहुब्रीहि समास होने वाला है। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका। अब किनका नीलाकंठ है? भगवान शिव जी का। भगवान शिव जी का कंठ नीला है इसीलिए नीलकंठ कहते हैं। बट नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? जिनका नीला कंठ है, जिनका नीला कंठ है। और जो उसका आंसर है, जो जिसको रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग इस चीज से, दैट इज भगवान शिव जी। इज दैट क्लियर फॉर यू? लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, लंबा उदर है जिनका। अब लंबोदर यानी हमारे दिमाग में एक चीज आता है, भगवान गणेश है। फिर गणेश जी, अब गणेश जी इस मतलब गणेश जी को हम लोग रिलेट करते हैं लंबोदर से। वाई? बिकॉज लंबा उदर है जिनका, जब ये मीनिंग हमारे सामने आता है तो हम लोग गणेश जी को ही रिलेट कर पाते हैं। तो लंबोदर का अर्थ है लंबा उदर है जिनका, जिससे हम लोग रिलेट कर पाते हैं गणेश जी को। इसीलिए जो थर्ड पर्सन को हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं या फिर किसी और चीज को हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, इसीलिए ये समास हो गया आपका बहुब्रीहि समास। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। गिरिधर का मीनिंग इज गिरि को धारण करने वाला, और इसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है, गिरिधर का मीनिंग है गिरि को धारण करने वाला। जिस चीज को हम लोग रिलेट कर रहे हैं या फिर जिनको रिलेट कर रहे हैं हम लोग भगवान श्री कृष्ण से। आगे मक्खी चूस, लास्ट इज मक्खी चूस। मक्खी चूस जो बहुत कंजूस है, कंजूस व्यक्ति को हम लोग मक्खी चूस कहते हैं। ठीक है, तो जो भी कंजूस व्यक्ति आपके सामने आता है आप उसे यूजुअली डिनोट करते हो कि ये मक्खी चूस है। ठीक है, जो कंजूस होने वाला व्यक्ति है वो मक्खी चूस है। समझ में आ गया? तो मक्खी चूस का मीनिंग इज बहुत कंजूस व्यक्ति, जिसको आप रिलेट कर पाओगे अपने लाइफ में, जो भी कंजूस व्यक्ति आपके सामने आने वाला है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। समास, इस टॉपिक को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिएगा। आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।